हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शामिल होने से मना कर दिया है? उनको इन्विटेशन दिया गया था G20 समिट के दौरान ही, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो शामिल नहीं हो पाएंगे। क्या वजह है ये जानेंगे। IPL उसकी नीलामी हुई तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL नीलामी में पहली बार किसी महिला ने नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है, तो वो कौन है, उनके बारे में जानेंगे। नौसेना ने किस समुद्र में किडनैप्ड जहाज को, शिप के जो घायल चालक दल हैं उनको बचाया है? अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है इंडियन नेवी ने, उसके बारे में जानेंगे। किस वजह से ट्रंप को, यानी डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, वहाँ पर कई सारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं अमेरिका में, उसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर वो कहाँ पर स्थापित हुआ है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो पदक तालिका में कौन कौन राज्य किस स्थान पर हैं, किन राज्यों को कितने पदक मिले हैं, कौन कौन से पदक मिले हैं, सब कुछ जानेंगे। ओके, और भी कुछ टॉपिक हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो आ रहा है 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे, देखिए जरूर 10 AM पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, आप क्लिक करके रिमाइंडर लगा सकते हैं। ओके, तो भूलिएगा मत, 24 दिसंबर संडे का दिन है, सुबह 10 बजे। ओके, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर मैराथन आएगा। ये करीब 6.5-7 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना। क्वेश्चन होगा, किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? आंसर को न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ये आयोजन होना था, जनवरी में होना था, तो इसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। क्वाड के सदस्य कौन कौन हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में होना था। हालांकि तारीखों का ऐलान सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा नहीं की गई थी। तमाम देशों के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि 27 जनवरी को ये आयोजन होना है, लेकिन ऑफिशियल रूप से इसको बताया नहीं गया था, डिप्लोमेटिक रूप से यही जानकारी थी। तो अब भारत ने क्या किया, जनवरी में क्वाड शिखर सम्मेलन जो है आयोजित करने की योजना को स्थगित कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी में भारत की यात्रा टाल दी, और इस वजह से क्वाड समिट को स्थगित करना पड़ा। और अब उम्मीद है कि कुछ महीनों बाद ये क्वाड समिट जो है ना वो भारत में आयोजित होगा। तो एक बार क्वाड मैप भी देख लेते हैं। क्वाड ये चारों देश हैं, कौन कौन है यहाँ पर देख रहे हैं आप। अमेरिका है, ओके, ये जापान, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और ये प्यारा भारत है। क्वाड का मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड का, अगर हम पूरा फॉर्म बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, यानी जो 4 चतुर्भुज बनते हैं, इसी से इसका नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड समूह पड़ा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शामिल नहीं होंगे, जिन्हें भारत की ओर से मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया गया था? आंसर है USA, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि वो नहीं आ रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर ने लिखा है, सरकारी सोर्सेज के हवाले से ये लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यानी बाइडेन ने गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने के निमंत्रण को अस्वीकार करने का एक संकेत दिया है। बाइडेन को ये जो निमंत्रण है, इन्विटेशन, इसका खुलासा भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी उन्होंने किया था सितंबर 2023 में ही। अमेरिकी राजदूत ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में G20 का जो समिट हुआ था उस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को 26 जनवरी के परेड के लिए इनवाइट किया था, ऑफिशियल रूप से इनविटेशन दिया गया था। और इसी के ठीक बाद अगले ही दिन, यानी 26 के बाद 27 जनवरी को क्वाड शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाना था। तो चूँकि बाइडेन नहीं आ रहे हैं भारत अभी 26 जनवरी को भी, और उसके बाद 27 को भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो इसलिए क्वाड को भी स्थगित कर दिया गया है इस बार। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के
अब कौन मुख्य अतिथि होंगे अब आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, गवर्नमेंट की ओर से जो भी अनाउंसमेंट होता है फिर मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में चीफ गेस्ट कौन कौन रहे हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी वो चीफ गेस्ट थे, यानी 2023 में 26 जनवरी 2023 में। और उससे पहले 2021 और 22 में चूँकि कोविड-19 की महामारी थी, इस वजह से कोई मुख्य अतिथि बनाया नहीं गया था। ठीक, 2022 में ब्राज़ील के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज़ैर बोल्सोनारो, उनको इनवाइट किया गया था, वो आए थे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। 2018 में जो आसियान देश हैं, 10 देश हैं, उनके नेताओं को इनवाइट किया गया था, लीडर्स को। 2017 में अबू धाबी के उस वक्त के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान वो आए थे। 2016 में तत्कालीन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, वो आए थे। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है, PDF में भी मैंने दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन होगा इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, जो नीलामी हुई है दुबई में, उसमें। आंसर होगा मिचेल स्टार्क। ठीक है, क्या नाम है, मिचेल स्टार्क। तो ये दुबई में नीलामी हुई 19 दिसंबर को, और इस नीलामी में 13 देशों के 332 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। ओके, तो इसमें से 72 खिलाड़ियों को 10 टीमों ने 230 करोड़ रुपए में खरीदा है, और इनमें 30 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। तो IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, तेज गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, वो हो गए हैं। उनको कितने में खरीदा गया है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, उनको 24.75 करोड़ में ये खरीदा गया है। और किसने खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। उनके लिए बिल्कुल टाई हो गई थी, एक तरह से बोली पे बोली चल रही थी। गुजरात ने आखिर तक बोली लगाई थी, लेकिन लास्ट बोली जो है वो KKR ने लगाई, और 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। और अगर सवाल हो कि दूसरे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, तो हैं पैट कमिंस। ठीक है, ये दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं। उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। तीसरे महंगे खिलाड़ी हैं डेरिल मिचेल, उनको चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, IPL में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने। यहाँ भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है। आंसर होगा हर्षल पटेल। ठीक है, इस बार जो बोली लगाई गई, नीलामी हुई उसमें, ठीक है, दिसंबर में, तो उनको 11.75 करोड़ रुपए में, यानी 11 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ ये रहा इनका। ठीक है, इससे पहले हर्षल जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हिस्सा थे, और RCB को छोड़ने के बाद इस ऑक्शन में हर्षल पर नीलामी के दौरान कई टीमों ने दिलचस्पी दिखाई थी, और आखिरकार पंजाब किंग्स ने इस तेज गेंदबाज को खरीद लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इस ऑक्शन में दूसरे ऐसे खिलाड़ी कौन हैं जो महंगे हैं भारतीय, समीर रिजवी CSK ने खरीदा है 8 करोड़ 40 लाख रुपए में। फिर शाहरुख है 7 करोड़ 40 लाख। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी नीलामी कर्ता की भूमिका निभाई है। ऑक्शनर वो होता है जो वहाँ मतलब जो लोग बोली लगा रहे होते हैं तो उनके बीच में एक पूरी कार्रवाई को संचालित करने का काम करता है या करती है। तो आंसर होगा मल्लिका सागर। क्या नाम है? मल्लिका सागर। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, पहली बार किसी महिला को IPL में ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता की भूमिका निभाने का मौका मिला है। ठीक है, 23 साल का इनका करियर है नीलामी करवाने के मामले में, और इस बार वो दुनिया की सबसे अमीर जो फ्रेंचाइजी है क्रिकेट लीग की यानी IPL, उसमें पहली महिला नीलामीकर्ता बनी है। इससे पहले अलग अलग इवेंट में वो नीलामीकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं। जैसे इससे पहले वुमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में उन्होंने भूमिका निभाई थी। 2021 में प्रो कबड्डी लीग में भी नीलामीकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये महाराष्ट्र की मूलतः रहने वाली हैं, वहीं जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय नौसेना ने किस समुद्र में किडनैप्ड शिप एमवी एरुण उसके घायल चालक सदस्यों को बचाया दिसंबर 2023 में? इसका आंसर है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर यानी अरेबियन सी में। तो मालवाहक जहाज है एमवी रुएन, तो वो यूरोपीय देश माल्टा का है। अच्छा, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि इंजर्ड क्रू मेंबर्स को निकाला गया। तो एक बार देख लेते हैं, ये है जहाज़ और मैप के ज़रिए देखते हैं कहाँ पर ये घटना हुई है। ये रहा प्यारा भारत अपना, ओके, और ये मिडिल ईस्ट है यानी पश्चिम एशिया है। और ये किडनैप की जो घटना है ना वो यहाँ पर हुई है, इस तरफ हुई है। ये आप इधर देख रहे हैं अदन की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर ये अरब सागर है। ठीक है, और ये जहाज़ कहाँ का था? एमवी रुएन, तो माल्टा का था। माल्टा जो ना ये मेडिटेरियन सी यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहीं पर एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इस जगह पर है, यूरोपीय देश है ये। तो समुद्री लुटेरों ने इस जहाज़ को, यानी ये वाला जो जहाज़ है उसको 14 दिसंबर को किडनैप कर लिया था। और इस दौरान चालक दल के जो सदस्य थे उन्होंने संकटपूर्ण कॉल किया था इंडियन नेवी को। और उसके बाद फिर इंडियन नेवी की जो समुद्री डकैती रोधी गश्त है यानी एंटी पायरेसी पेट्रोल, ऊपर जो युद्धपोत रहते हैं और गश्ती विमान रहते हैं वहाँ पर तैनात, तो वो पहुँचे। ठीक है, कॉल मिलने के बाद तो यहाँ पर आपको मैंने इससे पहले बताया हुआ है पिछले वीडियो में, ओमान के जो राष्ट्रपति आए थे तब मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि यहाँ पर एक पोर्ट पर इंडियन नेवी के लिए वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं। तो जैसे ही सूचना मिली वैसे ही ये पोर्ट, मतलब वो जो पोत है यानी इंडियन नेवी का जो वॉरशिप है वो पहुँच गया और लगातार उस पर नज़र रखा हुआ था। ठीक है, हालांकि वो किडनैप था। और वो यहाँ पर ये वाला जो स्थिति देख रहे हैं इस तरफ, ये इधर सोमालिया है। ठीक है, तो इधर सोमालिया की ओर इसको ले जाया जा रहा था। और इस दौरान जो चालक दल के सदस्य थे यानी जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ किडनैपर्स के द्वारा। फिर इंडियन नेवी ने वहाँ पहुँचकर और उन जो क्रू मेंबर्स के लोग हैं उनको निकाला और उनको फिर ओमान में ले जाकर वहाँ छोड़ा है, वहाँ इलाज वगैरह चल रहा है। तो ये शानदार काम हुआ है इंडियन नेवी के द्वारा। और ये पूरे इलाके में इंडियन नेवी का जो है ना वो गश्त रहता है इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ समुद्री लुटेरे बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने जहाज़ प्लस जो भी कॉल कर रहा है उनको बचाने का काम इंडियन नेवी की ओर से भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को आयोजित किया जाता है और इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये घोषित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इसकी घोषणा की थी और पहली बार 2006 से ही ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस हिंसा की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया है? आंसर होगा यूएस कैपिटल हिंसा। न्यूज़ देख रहे हैं आप और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात मैं बताऊँ, ये जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट आपने लिखा हुआ देखा, इसका मतलब क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के मामले को एक बार मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। ये तो रहा प्यारा भारत और अब अमेरिका की ओर चलते हैं। ठीक है, अमेरिका जो यूएसए है कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यूएसए रेड कलर में देख रहे हैं और इसमें कई सारे निशान दिख रहे हैं जो एकदम स्क्वायर वगैरह में इस तरह से कटे हुए हैं ज़्यादातर जो वहाँ के राज्य हैं। तो 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं और हर स्टेट में एक टॉप कोर्ट होता है, उसको स्टेट सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और इसके अलावा देश का एक मुख्य सुप्रीम कोर्ट होता है उसके ऊपर। जैसे भारत में अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ एक तरह से कह सकते हैं आप कि उन हाई कोर्ट्स को अमेरिका के राज्यों में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, स्टेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उसके बाद अपील की जा सकती है जो पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप समझ गए। ओके, दूसरी बात क्या है कि ये कहा गया है कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहाँ पर?
कोलोराडो जो राज्य है वहाँ पर। तो ट्रंप की अयोग्यता का मतलब क्या हुआ? देखिए, कोलोराडो के जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी स्टेट हाई कोर्ट समझ लीजिए, तो उसने कहा है कि ये अयोग्य हैं, और इसलिए क्योंकि जो कैपिटल बिल्डिंग थी, यानी कैपिटल बिल्डिंग में ही वहाँ के संसद है, या कांग्रेस वहाँ है, यूएस कांग्रेस, तो वहाँ पर इनकी अपील पर ही हमला हो गया था। ठीक है, तो उस मामले में ये कहा गया वहाँ के कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चूँकि उस मामले में ये इन पर तमाम आरोप हैं और ये मामले साबित होते हैं कि इनकी भूमिका रही है, तो इस वजह से वो कोलोराडो के चुनाव के जो बैलेट पेपर हैं उन पर इनका नाम नहीं हो सकता है। यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे वहाँ पर और कोलोराडो में। ठीक है, ये जो ऑर्डर है वो कोलोराडो जो राज्य है वहीं के लिए है। तो देखिए, देश भर में चुनाव होंगे वहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में, तो और ट्रंप जो है वो खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कोलोराडो जो क्षेत्र है, यानी जो वहाँ कोलोराडो स्टेट सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो जहाँ पर जो डायरेक्शन है, वहाँ के बैलेट पेपर में ट्रंप का नाम नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे कोलोराडो के उस राज्य के जो वोटर्स हैं वो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर इनको वोट वहाँ उस राज्य का बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो अब इनके पास विकल्प है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जो मेन सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का वहाँ पर। तो ये जो खबर है वो पूरी दुनिया में ये छाया हुआ है और अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि अगर जो टॉप सुप्रीम कोर्ट है उनकी ओर से मंजूरी मिल जाती है तो फिर हो भी सकता है कि ट्रंप फिर से जो है ना राष्ट्रपति बन जाए, चुनाव जीत जाए। और आपको बताऊं कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं। एक डेट फिक्स होता है, हमेशा हर 4 साल पर चुनाव होता है, वहाँ 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नवंबर में इसके लिए वोटिंग है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया जो है ना वो शुरू हो गई है। पूरे साल ये चुनावी प्रक्रिया चलेगी, पूरा माहौल बनाने का काम चलेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी कौन है राष्ट्रपति? जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य ने पाया है? आंसर का हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। न्यूज़ भी देख रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स? यहाँ पर पैरा गेम्स की बात हो रही है जिसमें दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं। तो दिसंबर में दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें हरियाणा टॉप पर रहा है। तो एक बार जो पदक तालिका है उसको देख लेते हैं। तो हरियाणा, उसने टोटल मेडल प्राप्त किए हैं 105, उसमें गोल्ड 40 है, 40, 39 सिल्वर हैं और 26 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश को 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और टोटल जो पदक है वो 62 हैं। थर्ड स्थान तमिलनाडु का है, 4th गुजरात, 5th महाराष्ट्र, 6th स्थान पर राजस्थान है, 7th पर पंजाब है, 8th पर दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, 9th पे कर्नाटका है और 10th पे ओडिशा का स्थान आया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है? आंसर का वाराणसी। वाराणसी में ये है और वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। तो ये सवाल हो सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। और किसने इसका अनावरण किया? तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब? 18 दिसंबर को। तो यहाँ पर फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, स्वरवेद महामंदिर। ठीक है, इसको विस्मयकारी वाराणसी ध्यान केंद्र भी कह सकते हैं। ये 7 मंजिला है और 20,000 जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये ब्रह्म विद्या पर विशेष जोर देता है। विहंगम योग के संस्थापक सद्गुरु श्री सदाफल देव जी महाराज, उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात, वाराणसी। कहाँ है वाराणसी? उत्तर प्रदेश में।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे देखिएगा ज़रूर। मैराथन वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ओके, बाय।